चुनाव सिर्फ हार और जीत का खेल नहीं होते, वो जमीन से मिले हुए संकेत होते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की एक सीट जलालाबाद के आंकड़ों में छिपे इन्हीं संकेतों को पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि कैसे एक मामूली सी हार एक बहुत बड़ी जीत का रास्ता तैयार कर सकती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के दिल में बसे जलालाबाद की। यहाँ के चुनावी नतीजे हमें सियासत की नब्ज पकड़ने का एक मौका देते हैं, ये समझने का कि बदलाव की हवा आखिर किस ओर बह रही है। 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ 2.1%। सोचिए, इतना छोटा सा अंतर। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत मजबूत सिग्नल है कि यहाँ का चुनावी मुकाबला कितना गहरा और कांटे का है। जैसा कि यहाँ लिखा है, एक छोटी सी हार असल में हार नहीं होती, ये एक डेटा पॉइंट है, जमीन से मिला एक सिग्नल। और यही वो धागा है जिसे पकड़कर हम विश्लेषण की गहराई में उतरेंगे, भावनाओं से बिल्कुल अलग हटकर। तो चलिए, इस पूरे सफर को हम 6 पड़ावों में समझेंगे। जलालाबाद की बदलती जमीन से शुरू करेंगे, फिर जनादेश के संकेतों को पढ़ेंगे, नतीजों का विश्लेषण करेंगे और फिर एक ठोस रणनीति से होते हुए शासन के असली लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो पहला खंड, जलालाबाद की बदलती जमीन। देखिए, कोई भी रणनीति बनाने से पहले जमीन को समझना, वहां के लोगों को और उनकी उम्मीदों को समझना सबसे जरूरी होता है। जलालाबाद की सियासी कहानी शुरू होती है इसके सामाजिक ताने बाने से। यहाँ करीब 13.5% अनुसूचित जातियां हैं और ओबीसी समुदाय, खासकर कुशवाहा और कुर्मी, एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, समझिए, ये चुनावी समीकरणों की असली चाबी है। लेकिन आंकड़ों के पीछे क्या है? लोगों की असल जिंदगी की सच्चाई। टूटी सड़कें, बिजली जो आती जाती रहती है, सेहत और तालीम का कमजोर ढांचा और बेरोजगारी। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये वो चुनौतियां हैं जिनसे लोग हर रोज जूझते हैं। चलिए, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। जनादेश के संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि पिछले 3 चुनावों के आंकड़े हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। ये टेबल देखिए, साफ पता चलता है कि जलालाबाद किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं है। 2012 में बीएसपी, 2017 में एसपी और 2022 में बीजेपी। मतलब हर बार यहाँ की जनता ने बदलाव को चुना है। ये एक बेहद बेहद कॉम्पिटिटिव सीट है। और 2022 का नतीजा ये तस्वीर को और भी साफ कर देता है। देखिए, मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी और एसपी के बीच आकर टिक गया और फर्क वही 2% से कुछ ज्यादा। बीएसपी का वोट शेयर जो इतना गिरा, उसका सीधा मतलब ये था कि वोटर्स 2 ही मजबूत विकल्पों में से एक को चुन रहे थे और इसी वजह से मुकाबला इतना कड़ा हो गया। अब तीसरा हिस्सा, नतीजों का विश्लेषण। सवाल ये है कि जो हुआ वो आखिर हुआ क्यों? 2022 के नतीजों के पीछे वो कौन सी बड़ी ताकतें थीं जो काम कर रही थी? और यही एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, बीएसपी का पतन। सोचिए, जो पार्टी 2012 में लगभग 38% वोट लेकर जीती, वो 2022 आते आते सिर्फ 7.5% पर सिमट गई। इससे क्या होता है? एक पॉलिटिकल वैक्यूम बनता है, एक खालीपन। इसका मतलब साफ है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक अब अपने लिए एक नया सियासी ठिकाना ढूंढ रहा है। तो 2022 के चुनाव में 2 बड़ी धाराएं थीं। एक तरफ बीजेपी का जबरदस्त उभार था, जिसने राज्य और राष्ट्रीय लहर का फायदा उठाया और बीएसपी के बिखरते वोटों को भी अपनी तरफ खींचा। लेकिन दूसरी तरफ एसपी ने भी अपनी जमीन नहीं छोड़ी। उन्होंने भी अपने कोर ओबीसी सपोर्ट को और मजबूत किया। और जब हम इन रणनीतियों की बात करते हैं, तो एक चीज, एक सिद्धांत हमेशा बीच में रहना चाहिए, हर एक वोटर का सम्मान। आंकड़ों का विश्लेषण लोगों को बेहतर समझने के लिए होता है, उन्हें सिर्फ एक नंबर की तरह देखने के लिए नहीं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, अब विश्लेषण से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। चौथा हिस्सा, एक 4 आयामी सिद्धांत। इसे हम कह सकते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये वापसी की रणनीति का एक फ्रेमवर्क है। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? इसका मतलब है 4 मोर्चों पर एक साथ काम करना, और मकसद सिर्फ वोट जीतना नहीं, बल्कि एक ऐसा मजबूत सामाजिक गठबंधन बनाना है जो लोगों की जरूरतों को सीधे सीधे पूरा कर सके। तो इस सिद्धांत के 4 पिलर्स हैं। पहला, ओबीसी कंसोलिडेशन, मौर्य, कुशवाहा और कुर्मी समुदायों को एक साथ लाना। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे अहम वोट ब्लॉक है। दूसरा, दलित और माइनॉरिटी आउटरीच, पासी और पसमानदा समुदायों से सीधा संपर्क।
ये वो वोट है जो बीएसपी के कमजोर होने के बाद अब एक नई दिशा देख रहा है। तीसरा, स्थानीय मुद्दों पर पूरा फोकस, सड़कों, स्कूलों जैसे असल मुद्दों पर अभियान चलाना। और चौथा, आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत, डिजिटल और यूथ एंगेजमेंट। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, वापसी का ब्लूप्रिंट। अब तक हमने रणनीति की बात की, अब हम बात करेंगे कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। तो जमीन पर ये रणनीति कैसी दिखेगी? ये दिखेगी एक लोकल मैनिफेस्टो के तौर पर, जो लोगों की हर शिकायत का एक ठोस जवाब दे। जैसे ग्रामीण विकास के लिए एक डेडिकेटेड फंड का वादा, स्कूल और स्वास्थ्य के ढांचे को सुधारने की गारंटी, शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए एक फास्ट ट्रैक ग्रीवेंस सेल, किसानों, नौजवानों और महिलाओं के लिए सीधी और साफ योजनाएं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल उठता है। राज्य और राष्ट्र स्तर की जो बड़ी बड़ी चुनावी मशीनरी होती हैं, उसका मुकाबला कैसे किया जाए? और इसका जवाब है डिजिटल तकनीक का स्मार्ट इस्तेमाल। देखिए, सोशल मीडिया सिर्फ अपनी बात कहने का माध्यम नहीं है, ये लोगों की बात सुनने का, उनसे जुड़ने का और एक फीडबैक लूप बनाने का जरिया है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इनके जरिए लोगों को सुनना, जवाब देना और उन्हें मोबिलाइज करना आज के दौर में मुमकिन है। और हाँ, जब हम डिजिटल दुनिया की बात करते हैं तो कोई भी रिश्ता भरोसे के बिना नहीं टिक सकता। वोटर के साथ हर तरह का जुड़ाव भरोसे पर ही बनना चाहिए। भारत के ढांचे के तहत इसका मतलब है कि हर व्यक्ति से स्पष्ट सहमति लेना और उनके डेटा की निजता का सम्मान करना। ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं, ये भरोसे की बुनियाद है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर हैं, लक्ष्य शासन है। क्योंकि देखिए, आखिरी मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं होता। मकसद होता है उस चुनाव को जीतकर लोगों की सेवा करने का जनादेश हासिल करना। तो उस 2.1% के घाटे को एक निर्णायक जीत में बदलने का रास्ता डेटा, लोगों के प्रति हमदर्दी और बेहतर शासन के लिए एक साफ सुथरे ब्लूप्रिंट से होकर गुजरता है। यही जलालाबाद का सबक है। ये हमें दिखाता है कि सही रणनीति के साथ हर चुनौती को एक मौके में बदला जा सकता है।